इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई है, तो जो तकरीबन 2.25 घंटे जारी रही। उसके एलामिये का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन कभी इम्कान यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई वाज़ेह किस्म की डायरेक्शन और जो हिकमत अमली है उसका ऐलान सामने आना चाहिए कि ये सिलसिला जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज़ में मुदाखलत का सिलसिला उसको रोका जा सके। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद एक अनयूजुअल सिचुएशन के तौर पर देखा जाए कि 6 जजेस का ख़त सामने आया, लेकिन इससे पहले भी जजेस जिसमें जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी वाला केस हमारे सामने है, वो पब्लिकली इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर चुके हैं। बल्कि जिस बिना पे उनको अदालत से छुट्टी करवाई गई थी, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर, बार मीटिंग के अंदर सबके सामने खुलेआम इस चीज़ का इजहार किया कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। और बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आए। ख़ुद जस्टिस काजी फ़ायज़ ने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली। और अब 6 जजेज़ हैं और उन 6 जजेज़ ने जो ख़त तहरीर किया उसके अंदर इल्ज़ामात की नोयत जो है काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि शर्मनाक है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज़ जो हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो देख के बहुत अफसोस होता है कि अगर यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ जो आपका जुडिशल सिस्टम है वहाँ पर जजेज़ जो हैं वो इतने वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबिलिटी का अंदाज़ा करिए कि 1 साल से वो तगोदो में है। 10 मई 2023 को उन्होंने पहला ख़त तहरीर किया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इसके अलावा उन्होंने एक मीटिंग का तज़किरा किया और ये डॉक्यूमेंटेड है उनकी मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हुई। और उसके बाद 12 फरवरी इसी साल 2024 को दूसरी बार भी ख़त लिखा। तमाम इश्यूज़ उन्होंने हाईलाइट किए, जजेज़ का नाम लेकर इंसिडेंट्स जो हैं वो गिनवाए हैं। 7 वो लेटर्स की कॉपी अटैच की हैं जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी, लेकिन उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। तो अब उन्होंने एक ख़त लिखा है जो प्रेस के सामने आ गया। ख़त के अंदर वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। एक जज की रहायशगाह से खुफिया कैमरे बरामद हुए। कैमरे से मुंसलिक USB को बरामद किया गया जिसमें जज और उनके अहल खाना की निजी वीडियोज़ थी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ख़त लिखा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने मामला जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का किया है। हर जज चीफ जस्टिस फ़ायज़ या जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं होता। ये उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि हम आप जितने बहादुर नहीं हैं, हमें इंसाफ दें और इसका कोई तरीक़ाकार तय करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त में टेरियन केस के दौरान दबाव का तज़किरा है। इसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 जजों ने केस को नाकाबिल समात कहा। केस को नाकाबिल समात कहने पर जजेस पर शदीद दबाव था। एक जज साहब जो थे उनको अस्पताल जाना पड़ा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने यकीन हानि कराई कि अब कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और इस तरह के बहुत से नुकात हैं। 6 सफ़ात के ऊपर उनका अपना ख़त है और इसके अलावा जो 2 लेटर्स उन्होंने अटैच किए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे। तो आज प्रोग्राम में इस इशू को कोशिश करेंगे कि अपने पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करें कि इसका वे आउट क्या होना चाहिए। ये दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि ये पहला मौका नहीं है। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि नवाज़ शरीफ के ऊपर पनामा केस का जो मामला था उस वक्त भी जो जजेस थे वो काफ़ी हद तक मैनेज हो गए। वो चाहे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का कोई जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा के कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ के ऊपर और जहांगीर तरीन वाले केस के ऊपर जजमेंट्स आने से पहले एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता था कि फ़ैसला क्या आ रहा है। मैं इससे ज़्यादा खुल के कुछ और चीज़ नहीं बता सकता। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर अनाउंस होने से पहले एक जर्नलिस्ट को मालूम है कि वो फ़ैसला क्या था, तो उस फैसले की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, कितनी उसकी इंटेग्रिटी होगी, ये हमें सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और ये सिलसिला जब तक रोकेंगे नहीं तब तक यहाँ इंसाफ का निज़ाम आगे नहीं चलेगा। नवाज़ शरीफ को जिस पनामा पेपर्स में वो मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर निकाला गया था वो उसी नवाज़ शरीफ की आज भी मिल्कियत है और उसी घर के अंदर वो रहते भी हैं। पहले नवाज़ को निकाला, उसको सज़ा दी, जेल में डाला। बेटी को निकाला, सज़ा दी, जेल में डाला। फिर कहा नहीं, बेटी वाले केस में फ़ैसला ही कोई जानदार नहीं था। जब हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई, पुरानी जो इस्टेब्लिशमेंट भी थी वो भी तब्दील हो गई, तो फिर दोबारा फ़ैसला क्या आया कि नहीं, मरियम बेकसूर है, ज़मानत कर दी, बाइज़्ज़त बरी। फिर कहा क्योंकि मरियम इस केस में बरी होगी, अब नवाज़ के ऊपर भी कोई केस नहीं है, नवाज़ भी बरी। अब उनके बेटे भी आए हैं जिसमें से एक बेटे ने कहा था कि ये खादम असल में मालिक है, वो बेटे भी आए हैं, बेटों की भी ज़मानत हुई, वो भी बरी। अब सवाल ये है कि पहला फ़ैसला गलत था तो फिर पहले वाले जजों को सज़ा दे दें, ये अब वाला गलत है तो फिर अब वालों को सज़ा दे दें। कोई एक तो गलत है, दोनों चीज़ें बैक वक्त दुरुस्त नहीं हो सकती। तो ये निज़ाम इंसाफ नहीं है। इस तरीके से लोगों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये मैनेज करके इस तरीके से फ़ैसले तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस फैसलों की कोई वक़्त, कोई वक़ार उसके अंदर रह नहीं जाता। ना उस अदलिया का रह जाता है, ना उस जज का रह जाता है। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये फरमाइएगा, 6 जजों का खत आया है
और इल्ज़ामात की नोयत वैसी है जैसे किसी ज़माने में आपने दोहराए थे, और उसके बाद आपने तो सज़ा पाई है, अब वो इंसाफ चाहते हैं। क्या उनको इंसाफ मिलना चाहिए? जी, इंसाफ तो जो भी दाद रसी सीख करे उसको मिलना चाहिए और उसकी दाद रसी होनी चाहिए। और लेकिन इसमें साथ एक जो बुनियादी आपने देखा है फर्क, मैंने अकेले ने ये लड़ाई लड़ी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 साल, पौने 6 साल की जद्दोजहद की। और मेरी फैमिली ने, मैंने, हम सब ने सफ़र किया, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जो है 22 मार्च 2024 के फैसले पे मुंतज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो रॉन्ग डूअर थे, जिन्होंने रॉन्ग कमिट किया था, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो चाहे अदलिया से थे, चाहे वो फौज से थे, वो तो सारे पेंशन्स लेकर, अपनी मरात लेकर, तमाम तर फवायद। और सफर तो फिर मैंने किया, मैंने चीफ जस्टिस बनना था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना था, मेरा एक कैरियर था वो फाइल हुआ। जो लेकिन आपके उस वक्त केस में जिन्होंने सुप्रीम ये कोर्ट सब का कुछ किया वो फैसला किधर है, है? उसी फैसले ने बुनियाद रखी है, शायद इन लोगों को तकवीत दी है, ताकत दी है कि इन्होंने वो ख़त लिखा, जिसके अंदर उन्होंने लिखा भी है कि ना हम फायज़ ईसा की तरह और ना जस्टिस शौकत सदीकी की तरह बहादुर हैं। हमें तो आपसे ये तवक्को है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंसाफ करेगी, तो आप लोगों के आपका जो फैसला है उसने उनको ताकत दी है। एक चीज़ में आपसे अगर दोहराना तो पड़ेगा आपको, लेकिन लोगों की देखिए अंडरस्टैंडिंग ये, के लिए आपको आपको कैसे अप्रोच किया था उस वक्त जनरल फैज़ ने, थोड़ा सा अपनी ज़बानी दोबारा बता दें ताकि लोगों को पता चले कि मुदाखलत होती कैसे। देखिए एक एक बात तो मैं इस हवाले से ये जरूर कहना चाहूंगा। देखें कि बहादुरी तो इख्तियार करनी पड़ती है। अगर एक जज जो है वो बहादुर नहीं है और उसका वो प्रेशर्स जो है अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, प्रेशर्स ले नहीं सकता, तो वो जहर है उसके लिए, ये उसकी एक कमजोरी है जो जो बहरहाल इस तरह रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं वो आपके सवाल के जवाब में मैं आता हूँ। जनरल फैज हमीद उस वक्त डीजीसी थे, और जाहिर है वो डीजीआई तो कोई माने ही नहीं रखता था, वही सब कुछ थे, क्योंकि उनके और कमर जावेद बाजवा साहब के की इक्वेशन थी, और वो जमीन पर खुदा का रूप धारे हुए थे फैज हमीद साहब। तो वो मेरे पास आए थे और उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि नैब कोर्ट के से डिसीजन के बाद जब ये अपील्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो उसको वो बेंच चुने जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, क्योंकि उनके नज़दीक ये था कि अगर मैं उस बेंच को हेड करता हूँ तो उससे उनकी जो कुछ भी उन्होंने किया पनामा केस के हवाले से, उससे उनकी क्रेडेंस जो है उसको अटैच हो जाएगी। तो खैर वो मैंने उसका इनकार किया, तो उस पर फिर उन्होंने कहा था कि 2 साल की मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। और फिर मैंने उसके हवाले से कोशिश अपने चीफ जस्टिस को बताया, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप आराम से चलें। फिर मैंने इस कोशिश की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलकर उनको बताऊं, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। फिर मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था कि मैं लॉयर्स को पिंडी बार में अपनी गुफ्तगू करते हुए ये बात बताऊं कि इस तरह से हो रहा है। तो जब मैंने साकिब वो निसार की, साहब से आपका उसका इंटरेक्शन खमियाजा हुआ मुझे या ये, आपको शायद कोर्ट में मिले, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका रद्दअमल क्या था? मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी कि मुझे आप टाइम दें, मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। ठीक है, और मैं ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने खुद इस बात को माना भी है कि हाँ उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी मुलाकात करने की, लेकिन मैं नहीं मिला। एनी हाउ, चले वो तो एक चीज हो गई। असल चीज तो ये है कि जो उस वक्त के हालात थे, आज वो हालात बिल्कुल नहीं है। उस वक्त तो यकीन करें कि मैं ये समझ सकता हूं कि किस तरह पूरा एक माशरा, पूरी एक कोर्ट जो है वो सहमी हुई थी इस तरह कि पता नहीं जस्टिस क्या से मोहसिन क्या अख्तर हो क्यानी जाएगा। साहब उस वक्त थे तो इस इस्लामाबाद हाई तरह से कोर्ट में जब ये इशू रेज हुआ और आपने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की, तो जस्टिस जी मोहसिन जी, अख्तर क्यानी थे उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर? मोहसन अख्तर क्या, गुल हसन और औरंगजेब साहब थे,
आमिर फारूक साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे और अनवर कासी साहब थे। आप यकीन करें आपने मेरे जब इन उनसे भाइयों बात ने की तो उन्होंने कुछ आपकी मदद की? मेरे साथ समाजी ताल्लुक खत्म कर दिया मेरे साथ। मेरी बेटी की शादी में नहीं आए, मेरे साथ कोई सलाम दुआ खत्म कर दी। और सिर्फ एक जज थे, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जो ईद पर मुझे फोन किया करते थे। अदरवाइज उस वक्त के किसी जज ने किसी स्टेज पर नहीं आकर ये कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है और या हम इस जहद में आपके साथ हैं। इसी तरीके से जो बाद में 3 जज साहबान आए, मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए उनको भी इनवाइट किया था और उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। 7 जजेस को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन उस वक्त एक यूनानिमसली इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि इसकी तरफ तो सलाम दुआ भी नहीं रहनी। नन केम टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय डॉटर, और किसी ने फोन पे मुबारकबाद तक भी नहीं दी। तो ये मैंने तो इस तरह के हालात फेस किए हैं, मैं अकेला था। एक लास्ट छोटा सा जवाब दे दें, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को अब क्या करना चाहिए? देखिए, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन का मसला ही नहीं है। देखिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आर्टिकल 2095 के तहत सिर्फ जजेस की कैपेसिटी को देखना चाहिए, देखना होता है कि वो आया बतौर जज काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कहीं किसी से कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ। ये मामला बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसा मीडिया की रिपोर्ट से ही पता चला है कि फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है, उसमें डेफिनेटली इसके ऊपर प्रोब होगा और कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व होगा। मैं बिल्कुल इस चीज की मैं जरूर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लाइनर आतिफ खान साहब, आपसे भी और फिर आबिद साहब से एक लाइन में क्लोजिंग रिमार्क्स। वे फॉरवर्ड। बहुत बड़ा इशू है और इसको हमें मतलब अंडर द कारपेट नहीं करना चाहिए, इसको हल निकालना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें जो आज के हिसाब से हैं, पुरानी बातें छोड़ें, मतलब ये तो क्लियर कट 6 जजेस की बात है, रिटन है। इसके लिए जो मौजूदा केसेस हैं उस पर भी इसका असर होगा और आइंदा आने वाले केसेस कौम के लिए भी यही मैसेज है मलिक साहब। यही जजेस शौकत सिद्दीकी के साथ उस वक्त खड़े होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आबिद शेर अली साहब, आतिफ खान साहब और जस्टिस शौकत साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।